विशाल जी, मैं इस फार्म पे ना पिछले 2 साल से बहुत बार आ चुका हूँ। ऑलमोस्ट एवरी 3-4 मंथ्स मेरे यहाँ काम के सिलसिले में चक्कर लगता है। लेकिन पिछले 2 साल में इस फार्म ने जो ग्रो किया है और जो परफॉर्मेंस दिखाया, मैंने और अभी तक ऐसा और कोई फार्म अपने लोकेशन में नहीं देखा। तो ये समझना चाहिए हमें, या अपने और कस्टमर्स को समझाने के लिए, या नए जो लोग आना चाहते हैं, कि इस फार्म ने ऐसा अलग क्या किया जो हमारे यहाँ बाकी लोग नहीं कर रहे। लगाई तो उन्होंने भी मशीनें हैं, गाय हैं, सब कुछ है। लेकिन मुझे लगता है आज अगर हम ये चर्चा करें कि ये फार्म क्यों सक्सेसफुल है, ये हमारे बाकी आने वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया डिस्कशन हो जाएगी। आई थिंक आपने बहुत ही अच्छा और एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि एक ऐसा बड़ा फार्म जो इतनी जल्दी सक्सेसफुल हो गया, और आपका कहना बिल्कुल सही है, ये प्रॉफिटेबल भी हैं, सक्सेसफुल भी हैं, और कहीं कहीं हद तक इनके पास और भी दिशा प्लान है फ्यूचर के लिए कि आगे बढ़ेंगे जी। तो मुझे लगता है इस बात को अच्छे से अगर हम समझना चाहें तो इसके लिए हमें 3-4 साल पीछे जाके ये समझना पड़ेगा कि जब इन्होंने ये फार्म लगाने की कल्पना की, उस समय इन्होंने क्या ऐसे एक्शन प्लान और स्टेप्स उठाए जिसकी वजह से आज ये इतने कम समय में सक्सेसफुल भी हो पाए, प्रॉफिटेबल भी हो पाए, और उसके साथ साथ ये फार्म मुझे लगता है इस पूरे हमारे रीजन के लिए एक एग्जाम्पल और एक रेफरेंस है कि किसी को भी अगर इस बिजनेस में आके जल्दी सक्सेस होना है जी, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए। मुझे लगता है उसको इस फार्म पे आके देखना चाहिए। हाँ, ये सारी चीज़ें मुझे भी और देख के मुझे लगता है जो प्रैक्टिकल अनुभव होगा तो वो अपने फार्म में ये काम करते वक्त गलतियां कम करेगा। बिल्कुल सही हो। अगर आप बुरा ना मानो तो मुझे क्या लगता है कि हम क्यों ना इस फार्म का एक छोटा सा टूर करें और थोड़ा अंदर जाके समझें चीज़ों को कि क्या ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने की हैं जिसकी वजह से ये उस मुकाम पर जल्दी पहुंच पाए। बिल्कुल करना चाहिए। आई थिंक हमें साथ साथ में टूर भी करते रहना चाहिए, और साथ साथ में जैसे आप बता रहे हो कि हिस्ट्री इनकी क्या है, हाँ, कि कहाँ से ये बातचीत शुरू हुई और प्लान जैसे बना, हाँ, वो हम साथ साथ में वो भी चर्चा करते रहते हैं। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ, और मुझे इसके लिए शायद आपको 5 साल पहले पीछे ले जाना पड़ेगा जी। जब मैं इस फार्म पे, इनके पुराने फार्म पे आया, और तब हम लोग कुछ अपग्रेडेशन की बात कर रहे थे, और वो बात करते करते ऐसी चर्चा चली कि आज के नए युग में आप क्यों नहीं एक मॉडर्न फार्म की तैयारी करो, और जो जिस तरह की ब्रीड और जेनेटिक्स आपके पास है आप, मुझे लगता है ये काम अच्छे से कर सकते हो। तो ये बात आपने उनको बताई। यस। और उसके बाद बात यहाँ पर आके रुक गई कि भाई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्या फिजिबल है। ऑफ कोर्स, वो तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो लगना उसमें। एग्जैक्टली। तो जब ये बात चली फिजिबिलिटी की तो मैंने इनको बोला कि क्यों ना हम एक फिजिबिलिटी स्टडी करके इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लें, और जिसके बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट करने का जो डिसीजन है वो थोड़ा सही और सही दिशा में होगा। बिल्कुल। और इसके लिए फिर इनके एक्सपर्ट्स के साथ हम लोगों ने बैठ के थोड़ा सा मॉडर्न फार्मिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं उसके ऊपर बात की, और उसके साथ साथ फिर हमने इनको ये भी रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना आप ग्लोबल यूरोप में जाकर कुछ ऐसे फार्म देखो जो आपके लेवल पे 2000 गायें, 1000 गायें के काम लेवल पे जो काम कर रहे हैं जी, वो क्या क्या कर रहे हैं। और इन लोगों ने इस बात को बड़ा हाथों हाथ लिया, मैं कहूँगा। और फिर हम लोगों ने कुछ फार्म्स जर्मनी और रशिया में देखे, और उनको देखने के बाद इनको भी काफ़ी कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हमें श्रीलंका में इस फार्म की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो जब आप कह रहे हो कि आपने इनके एक्सपर्ट्स से बात की, तो वो इनके एक्सपर्ट्स वो कौन थे? वो मतलब किस तरह के लोग थे? इनके पास 2-3 किस्म के लोग थे। एक तो इनके पास फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, बिकॉज उनको ये डिसीजन लेने के लिए कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट को करना है या नहीं करना है, वो हेड के लिए फाइनेंशियल उसकी फिजिबिलिटी करनी जरूरी थी जी। कि आरओआई कितना आएगा, या फिर टोटल इन्वेस्टमेंट इन फेजेस कितना लगेगा, और किन किन एरियाज में ये डेवलपमेंट होने की संभावना है, बिकॉज श्रीलंका में काफ़ी चीज़ें जो हैं इंपोर्ट होती हैं। तो इनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि टाइम पर्सपेक्टिव से ये चीज़ों को पहले प्री प्लान करें। और ये साइट अगर आप देखोगे, आप देख ही रहे हो कि काफ़ी अनड्यूलेटेड है, पहाड़ियों से ऊपर हम इस समय हैं, और अगर आप इन पहाड़ियों को देखो तो यहाँ पे लेवलिंग का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि टेरेन थोड़ा डिफरेंट है। तो उस समय ये बात हुई कि अगर आपको यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट करना है तो एक सही साइट का सिलेक्शन, उसकी लेवलिंग, उसके एक्सेस रोड्स और वो सब की डेवलपमेंट को भी बहुत टाइम लगने वाला है। बिल्कुल।
तो हमने फिर इनको ये बोला कि आप पहले एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी करो, जिसमें कि आप ये जज कर पाओ कि टोटल इन्वेस्टमेंट का आरओआई आपको कितना आने वाला है, और जो आपके पास करंट ब्रीड है और उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो ओवर स्टॉकिंग होने की वजह से इनको मार्केट में बेचने पड़ रहे थे और जिनका अच्छा दाम नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से इनको लगा कि क्यों ना हम एक छोटा फार्म बना के इस बात को और डिटेल्ड में एनालिसिस करें। तो 300 गाय के ऊपर फिजिबिलिटी की शुरुआत हुई जब बिगिनिंग में इसकी चर्चा शुरू हुई। तो उसके बाद आप देखिए मजे की बात कि जब 300 गाय की फिजिबिलिटी की तो आरओआई 3 साल में आ रहा था, बिकॉज यहाँ पे जिस तरह की मिल्क प्रोडक्शन कॉस्ट है और जो कॉस्ट ऑफ सेलिंग मिल्क है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि 3 साल में जब आपको एक प्रोजेक्ट की आरओआई दिख रही हो तो एज अ बिजनेसमैन, एज अ चार्टर्ड फाइनेंशियल कैलकुलेटर, आपको ये समझ में आएगा कि क्यों ना हम फिर 500, 1000, 2000 की बात करें। यस। और जब ये बात शुरू हुई तो फिर मैंने उनको कहा कि अगर वो सब करना है तो फिर इन्वेस्टमेंट के अलावा आपको ऑपरेशंस, आपको फिर ब्रीड और कहीं ना कहीं आपको टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का भी हेल्प लेके इन चीज़ों को आगे इवेलुएट करना पड़ेगा, बिकॉज पहले ये बहुत बेसिक ऑटोमेशन पे थे। ओके। उसके बाद इन्होंने जब बड़े फार्म की बात शुरू की तो फिर टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो खुद ऑटोमेशन के एक्सपर्ट हो जी, इस बात को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। नहीं आपसे कम हूँ, बट तो उस चीज को देखने के बाद फिर हमें लगा यार ठीक है, एक काम करते हैं, क्यों ना हम 1000 गाय की बात करें, बिकॉज इनके पास यहाँ पे लैंड और फॉडर की भी समस्या है, जैसे मैंने आपको इंडोनेशियन की वजह से बताया। तो वो करने के बाद फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग एक 1000 गाय की फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं और डिसाइड करते हैं। और उससे बड़े मजे की बात यह कि जब 1000 गाय की बात हुई और फिजिबिलिटी फिर 2.5-3 साल में आ गई जी, तो इनको लगा कि क्यों ना 2 फार्म बना दें। तो दैट इज रियली इंटरेस्टिंग। यस। तो आप देखिए कि अल्टीमेटली डिसीजन यहाँ पे आया कि 2 फार्म 1000 गाय के इस एरिया में लगेंगे जी। और कोशिश ये थी कि उस समय जो इनकी एवरेज प्रोडक्शन 24 से 26 लीटर हुआ करती थी 2018 में पर काउ पर डे जी। एक गाय करीबन 24 से 26 लीटर दूध दे रही थी, और उस समय ये टारगेट तय किया गया कि हम लोग 35 लीटर पर काउ पर डे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे इन्हीं गाय से। और खुशी की बात है आज हम 2024 में है, 6 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, हम लोग ऑलरेडी 33-34 लीटर पर गाय पर डे पे पहुंच चुके हैं। और ये रिमार्केबल है। और उसकी वजह से आज इनका कॉन्फिडेंस इतना बड़ा हुआ है कि आज ये इस फार्म को भी डबल करने की सोच रहे हैं और उसके अलावा कुछ और फार्म्स की एक्विजिशन की भी सोच रहे हैं। मैं वही देख रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं तो डेयरी फार्म में इतना बड़ा अगर डेयरी फार्म हो ना कहीं कुछ खींचतान चलती रहती है, कुछ ना कुछ कम पड़ता है। वो मतलब यहाँ हर एक चीज़ एक बड़ी सिस्टमेटिक अपने ऑटो पायलट मोड में मैं देख रहा हूँ, कहीं कोई टेंशन वाला माहौल ही नहीं है। गायें भी अपने आराम से बैठी हुई हैं। अभी हम अंदर जाके भी देखेंगे, क्योंकि मैं एक बार देख कर आया हूँ, तो गाय को कोई स्ट्रेस नहीं है। पार्लर में 40 गाय का पार्लर है, 20 एक तरफ 20 एक तरफ। पार्लर में गाय अपने आप बड़े आराम से जा रही है, उसको पार्लर के अंदर कोई स्ट्रेस नहीं। उसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो यूज़ करके डेटा इनके पास आया वो तो नो डाउट वो उसका बेस्ट यूज़ ले ही रहे हैं। लेकिन उसके अलावा मैं सिर्फ ये सोचता था कि सिर्फ ये आसपास का जो माहौल है, मौसम यहाँ थोड़ा ठंडा है, शायद सिर्फ उसकी वजह से गाय परफॉर्म कर रही है। लेकिन अब जो आपने बताया कि नहीं, इसके पीछे जो प्लानिंग की गई, क्योंकि 24-25 से 33 पे आना, गाय तो वही है, वो आई थिंक इस फैसिलिटी की वजह से है। ये बहुत अच्छा कहा आपने, और मुझे लगता है इसका क्रेडिट हमें अपनी प्लानिंग एंड डिज़ाइन टीम को देना चाहिए, क्योंकि हमारी प्लानिंग एंड डिज़ाइन टीम ने बहुत बारीकियों में जाके इस पूरे फार्म के लेआउट को सेट किया। वो चाहे काउ ट्रैफिक हो, गोबर की हैंडलिंग हो, मिल्किंग पार्लर में एनिमल्स का रखरखाव हो, आना जाना हो, और सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरी फैसिलिटी को स्पेस के हिसाब से ऑप्टिमाइज करके डिज़ाइन किया गया। मैं 1 मिनट के लिए बीच में आपको रोकता हूँ। ये जितने भी लोग हमारे आसपास आ रहे हैं ये सब विजिटर्स हैं, वाह, और ये इनकी इस फार्म की एक एक्स्ट्रा इनकम है। ये इन्होंने एक बहुत नॉमिनल से टिकट रखी हुई है। लोकल श्रीलंकन के लिए 150 LKR और फॉरेनर के लिए आई थिंक 1000 या 1100 LKR, और उसमें ये पूरे फार्म का टूर पूरा करवाते हैं। अगर आप देखो तो मतलब सैकड़ों की संख्या में डेली लोग यहाँ आते हैं, कई बार 1000 भी होते हैं, ऐसा फार्म का मुझे बताया गया। तो ये एक एक्स्ट्रा ऐसी इनकम है जो मुझे लगता है कि बड़ी सरप्राइजिंग है।
नहीं, आई थिंक हमारे पूरे इस रीजन में मुझे लगता है डेयरी बनाते वक्त काफी लोगों का ये एस्पेक्ट मिसिंग है। हाँ अगर हमारे जो लोग मॉडर्न फार्म बना रहे हैं वो लोग अगर इन सब चीजों के ऊपर भी ध्यान दे दें हाँ कि भाई टूरिज्म कुड आल्सो ऐड टू द रेवेन्यू यस एंड मेक यू बेटर इन प्रॉफिटेबिलिटी, बिल्कुल I think that will change the whole game. हाँ. And moreover, people will more think about quality of milk, because ये चीज़ भी हमें भूलनी नहीं चाहिए कि इस फार्म की सक्सेस का राज मिल्क की अच्छी क्वालिटी पैदा होना भी माना जाना चाहिए। अब आप देखिए ना, ये जो लोग आ रहे हैं वो अपने सामने देख रहे हैं कि गाय को कैसे रखा हुआ है, वो अपने सामने देख रहे हैं कि जो मिल्किंग हो रही है या गाय का जो बार्न है वो हाइजीनिक है या नहीं, दूध को जहाँ स्टोर किया जा रहा है वो जगह हाइजीनिक है या नहीं। तो इनका तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ गया, ये तो अपने आप ही अब उसको मेरे ख्याल से इसी ब्रांड का दूध पिएंगे जब उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। एग्जैक्टली, क्योंकि इस वजह से इनको आप ये भी मान के चलिए कि इनको एक अच्छा प्रीमियम मिल रहा है अपने दूध का। यस और ये फार्म पे जो विजिटर आ रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ काफी विजिटर इनके कस्टमर भी हैं। Yes. और उससे इनको इनकी ब्रांड बिल्डिंग में अच्छे रेट को लेने के लिए एक बहुत मदद बड़ी मिल सकती है और मिल रही होगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। जैसे और मैं बीच बीच में अपने ऑब्जर्वेशन में साथ में करना चाहता हूँ। वो हम अब मुझे लगता है गलती से बहुत अच्छी जगह पे रुक गए हैं। अभी जो मैं देख रहा हूँ, गाय कुछ पार्लर में एंटर हो रही हैं और बीच में एक वर्टिकल गेट है, क्राउड गेट जिसको हम बोलते हैं, या आई थिंक इससे पहले ना हमें ये समझना पड़ेगा कि ये पूरे फार्म का दिल है। हाँ, क्योंकि दूध यहाँ निकल रहा है, पूरे रेवेन्यू यहाँ ऑटोमेशन के साथ है। सिर्फ 3 या 4 अंदर काम करने वाले मिलकर है। हाँ। और 40 गाय की मिल्किंग हो रही है। और उन चीजों में हेल्प, अगर आप देखें जैसे गेट ये अभी ऊपर उठ रहा है, हाँ। ये गेट ऊपर उठ रहा है तो ये अलग ग्रुप की गाय है। हाँ। अब ये पार्लर में जाएंगी तो ये पहले ग्रुप के साथ मिक्स नहीं होगी, क्योंकि गाय को अलग अलग ग्रुप में रखना। और मुझे लगता है ये गाय को थोड़ा सा स्पीड अप करने में भी हेल्प करता होगा। हाँ। और कहीं ना कहीं इस पूरे पार्लर की जो स्पीड है वो भी काफी इंप्रूव होती होगी इससे। बिल्कुल, जो मिल्किंग का काम है वो जल्दी खत्म हो जाता होगा, गाय को आगे धकेलने के लिए किसी लेबर की जरूरत ही नहीं है। बट मुझे ये बताइए, सेफ है? पूरी तरह से सेफ है। अच्छा, ये इतना सेफ है कि इसमें पहली बात तो इसमें कुछ भी इलेक्ट्रिक नहीं है। ओके। ये एयर मोटर है। और अभी जैसे ये गेट पीछे आ रहा है, हाँ, ये जहाँ गाय स्टार्टिंग में खड़ी है, हाँ। यहाँ तक बिल्कुल पीछे आ जाएगा। ओके। और फिर ये गाय को कोई धक्का नहीं मारता। अच्छा, ये सिर्फ मतलब गाय को ऐसा हल्का सा टच करता है, आगे गाय अपने आप समझ जाती है कि मुझे अब आगे जाना है। और तो इसका मतलब गाय भी काफी ट्रेंड हो गई। गाय भी धीरे धीरे डेफिनेटली ट्रेन होती है। और मुझे लगता है इस सब सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए गायें बहुत ज्यादा समय नहीं लगाती है। और हाँ, और मुझे लगता है अब काफी अच्छे से वो गायें इसको अडेप्ट करके 3-4 दिन, क्योंकि जब ये कंफर्टेबली और सेफली अगर जा पा रही हैं तो मुझे लगता है ये सिस्टम बड़े फार्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो गाय आगे निकल रही है, आप उनका कॉन्फिडेंस देखो, अपने आप एंटर हो रही है, कोई उनको अंदर पार्लर में जाने के लिए धकेल नहीं रहा। तो एक काम क्यों नहीं करते, थोड़ा सा आप मिल्किंग पार्लर के बारे में जरा बताओ ना, ताकि हम ये समझ पाएं कि भाई इस तरह के पार्लर में अगर आपको जाना है तो उसके क्या 2-4 मेन क्या बेनिफिट होते होंगे, या शायद 1000 गाय के लिए कुछ किस तरह का पार्लर लगाना चाहिए? देखो, इतना तो हम सबको पता है कि बड़े फार्म में हमारे पास या तो रोटरी की ऑप्शन होती है या इस तरह के पैरेलल पार्लर। अच्छा, तो ये पैरेलल पैरेलल में क्या होता है कि गाय बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ी होती है, और जब गाय की मिल्किंग हो जाती है तो सारी की सारी गाय एक साथ में बाहर निकल जाती है। ये हो गया पार्लर का मतलब मेन डिफरेंस हेरिंग बोन से। इतने बड़े फार्म में यहाँ पर ये 850 गाय मिल्क करें दिन में 3 बार, लगभग 16-17 घंटे मिल्किंग का टाइम है, और हर मिल्किंग के बाद 1-1.25 घंटा उसकी CIP का टाइम, तो लगभग 19-20 घंटे पार्लर यूज हो रहा है। ये एक हैवी ड्यूटी पार्लर है, इसका मॉडल है P2100, और इसमें 20 गाय एक तरफ एट ए टाइम मिल्क होती हैं। और इसमें पूरी ऑटोमेशन है, मिल्कर को गाय अंदर खड़े होने के बाद सिर्फ मशीन अटैच करनी है, बाकी सारा काम इस पार्लर के ऑटोमेशन का। और इसमें जो पंप्स लगे हुए हैं, क्योंकि इतनी ये ज़्यादा दूध देने वाली गायें हैं और एक साथ 40 गाय का दूध इकट्ठा आ रहा है, उसके हिसाब से कई तरह की ऑटोमेशन है कि वो पंप कितनी तेज चले, कितनी धीरे चले, ताकि बिना वजह बिजली का भी बिल ना आए। जितनी ज़रूरत है उतनी ही एनर्जी कंज्यूम होती है। और फिर आगे आई थिंक इसमें और डिटेल में हम जब पार्लर को थोड़ा और पास से जाके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
लेकिन मिलकर के लिए बड़ा कंफर्टेबल है। आई थिंक एक चीज जो मैं देख पा रहा हूँ आया, जिसके बारे में मुझे लगता है हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। हर गाय के गले में एक नेक बेल्ट है और एक एक्टिविटी मीटर है। आई थिंक वो भी इस पूरे सिस्टम को काफ़ी रोबोस्ट और काफ़ी डिटेल्ड ओरिएंटेड बनाता है। और मुझे लगता है हर गाय का डाटा, हर गाय की इंफॉर्मेशन पार्लर के थ्रू सॉफ्टवेयर में जाके आपको जब मिलती है तो मुझे लगता है आपकी मैनेजमेंट बहुत इजी और फास्ट हो जाती है। देखिए, आपने जो नेक बेल्ट नोटिस की है ना, आप देखेंगे उसके कान पे भी एक चिप लगी हुई है। तो कान पे है उसका RFID। जब गाय पार्लर में एंटर होती है तो वो कान वाले टैग से आइडेंटिफाई होती है कि ये कितना नंबर गाय आई है। वो जिस मशीन पे जाके खड़ी होगी वहाँ पे उस गाय का नंबर बकायदा डिस्प्ले होता है। फिर वो जितना दूध दिए जा रही है साथ साथ उसका दूध डिस्प्ले होता है। तो जो कान पे चिप है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए है, और जो गले में बेल्ट के साथ एक्टिविटी वाली जो चिप लगी हुई है ये 24 घंटे इसकी एक्टिविटी मॉनिटर करती है। जब गाय हीट में है या वो बीमार होती है तो इमीडिएटली ये सिग्नल जो है ना, हर 15 मिनट बाद गाय का डेटा सिस्टम में हर 15 मिनट में सॉफ्टवेयर में डेटा अपडेट हो रहा है। और अगर कोई गाय ज़्यादा डिविएट हो रही है अब प्रोजेक्शन से तो उसके अलार्म्स या अलर्ट्स जो है वो जो सॉफ्टवेयर का यूज़र है उसको मोबाइल ऐप पे और कंप्यूटर पे दोनों पे अवेलेबल होते हैं। तो इससे 1000 गाय को घूम फिर के चेक करना कि इसमें से कौन सी गाय मेरे नोटिस करनी है इलाज के लिए या हीट के लिए बड़ा मुश्किल है। ये सिस्टम इतना स्मार्ट है, वो सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। जब हम पार्लर में जाएंगे तो मैं आपको एक गेट दिखाऊंगा, सॉर्टिंग गेट जो लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली उस गाय को ट्रीटमेंट एरिया में भेज देता है, कोई लेबर नहीं चाहिए। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात बताई लेबर की, और मुझे लगता है इस फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी और सक्सेस की जो हम बात शुरू में कर रहे थे उसके पीछे ऑपरेशनल एफिशिएंसी का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें कि प्रमुख तरह से अगर हम देखें तो जो लेबर सेविंग हुई है, जो लेबर एफिशिएंट आई है, उस वजह से इनकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत कम है। अभी मैं इस फार्म की अगर बात करूं तो करीबन 1000 गाय के ऊपर हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि 15-20 लोग लग के ही पूरा फार्म चला रहे हैं। बिल्कुल, वो मैं देख पा रहा हूँ, 3-4 मिलकर है। अगर इनको शिफ्ट्स में भी देखें तो कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 मिलकर होंगी। और सिस्टम की हेल्प से इनको जो LSS जो चाहिए, लाइफ स्टॉक सुपरवाइज़र, वो भी बहुत कम चाहिए। 1000 गाय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लाइफ स्टॉक सुपरवाइजर है और उनके ऊपर एक हर्ड मैनेजर। और आई थिंक जो हमारा डेलप्रो फार्म मैनेजर है ना, वो इन सब के ऊपर है, क्योंकि वो आपको गाइडिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। का नाम इसीलिए फार्म मैनेजर। एग्जैक्टली। तो वो क्या है, वो पूरी हेल्प कर रहा है चीज़ों को एनालाइज करने में, चीज़ों को रिकॉर्ड करने में, और मुझे लगता है उस वजह से शायद इनका जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत एक्यूरेट होगा। हम ना बिल्कुल यहाँ पार्लर के सामने खड़े होते हैं। हाँ, वहाँ से विंडो के थ्रू हम पूरा पार्लर देख पाएंगे, और जो मैं गेट, शॉर्ट गेट और इन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ वो मुझे लग रहा है कैमरा में ज़्यादा अच्छे से आएगा। हाँ, आई थिंक मुझे लगता है हमें उस बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए कि एक फार्मर को इतने बड़े फार्म मैनेज करने के लिए मिनिमम ये चीज़ें, ये सब चीज़ें कितनी हेल्पफुल हो सकती हैं, बिकॉज ये सब चीज़ें लेबर भी सेव कर रही हैं और टाइम भी सेव कर रही है, बिकॉज टाइम भी इस पूरे ऑपरेशन में बहुत बड़ा योगदान है। विशाल जी, ये देखिए, ये यहाँ से पूरा व्यू है। ये मैं कहूँगा कि कस्टमर ने भी बड़ा अच्छा व्यूइंग गैलरी के हिसाब से बनाया। उधर से गायें आ रही हैं शेड में से, अपने आप आ रही हैं, कोई उनको धक्का मार के नहीं ला रहा, क्योंकि गाय ट्रेन हो चुकी है। वो आके इस गेट के पीछे अपने आप रुक रही है, क्योंकि गेट के आगे अलग ग्रुप की गाय है, गेट के पीछे अलग ग्रुप की गाय है, और किसी भी गाय में आप पैनिक सिचुएशन नहीं पाओगे। बड़े आराम से पीसफुली खड़ी है। वो तो बल्कि चाहती है कि जल्दी जल्दी हम पार्लर में चले जाए। और ये 20 गाय इस तरफ मिल्किंग के लिए खड़ी है, इनकी मिल्किंग चल रही है, और ऐसी तरह से 20 गाय दूसरी तरफ खड़ी। जब इन 20 गाय की मिल्किंग हो जाएगी, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी कि इनके सबके गेट एक साथ खुलेंगे और सारी की सारी गायें एक साथ बाहर आ जाएंगी। यही वजह है कि इस पार्लर में मिल्किंग फास्ट हो। ऐसा नहीं कि लाइन लगा के एक एक गाय बाहर निकलेगी, क्योंकि वो थ्रूपुट फास्ट है, तो ये इतनी गायें दिन में 3 बार मिल्क कर पा रही है। उसके अलावा यहाँ पे मतलब ये प्रॉपर जो बनाया गया है जगह गाय के लिए जितनी चाहिए, वो मुझे लगता है आपकी प्लानिंग का पार्ट है, जिसमें मैं कहूँगा कि काबिले तारीफ है। हर एक चीज़ नपी तुली जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी है। इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम लोग इसका पूरा डिज़ाइन कर रहे थे तो हम लोगों ने ना सिर्फ काउ ट्रैफिक, काउ कंफर्ट और इन पूरे एरियाज को एक स्पेस के हिसाब से डिफाइन किया। अगर आप देखें इस वेदर में भी हम लोगों ने डेयरी फैन कूलिंग के लिए कुछ जगह का प्रोविजन किया, ताकि गाय को कोई भी किसी तरह का हीट स्ट्रेस ना हो। जी।
और अगर आप देखें तो जब हम लोग इनकी मिल्किंग भी कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि भाई ये थोड़ा काम रहें, आपस में झगड़ा ना करें, स्ट्रेस में ना आए, बिकॉज उसका इम्पैक्ट सीधा उनके दूध पर पड़ता है। उनको स्पेस अच्छी खासी मिली हुई है और कंफर्ट है। अगर आप देखें वो जहाँ चल भी रही है वो मैट्स के ऊपर चल रही है, मैट्स के ऊपर उससे उनका चलने का कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल उनको स्लिप होने का डर नहीं है। बिल्कुल प्लस उनके हूफ की हेल्थ बड़ी अच्छी रहती है। बिल्कुल आपने सही जहाँ से गाय चल रही है वहाँ पर हर जगह उन्होंने इसकी कारपेटिंग की हुई है, रबर कवरेज की, तो गाय को बहुत कंफर्ट है और उसकी हूफ की हेल्थ तो बिल्कुल अच्छी रहती है। तो मुझे लगता है आप बान में चले। नहीं, मुझे लगता है हमें ना इस मिल्किंग पार्लर का जो रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम है जिसको हम दूध बोलते हैं, आई थिंक हमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि दूध निकलने के बाद वो दूध कहाँ जा रहा है और उसके बारे में, इनके बारे में कस्टमर हमारे जो हैं ये क्या सोच रहे हैं या क्या। बिल्कुल और अच्छी बात यह है कि वो भी हम यहीं से ही देख सकते हैं। अरे क्या बात, व्यूइंग गैलरी बनी हुई है बड़ी अच्छी। तो हमारे राइट साइड पे जो है ये मिल्क कूलिंग सेक्शन है। ओके, अगर आप देखें ये बड़े बड़े टैंक 16,000 लीटर का एक टैंक है। हाँ, तो इसका मतलब करीबन 50,000 लीटर इन 3 टैंक्स में हम दूध इकट्ठा करके स्टोर कर सकते हैं। यस, और मुझे लगता है इसमें ऑटोमेटिक ये दूध 3-4 घंटे में ठंडा होके हम लोग उसको। जी नहीं, 3-4 घंटे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, थोड़ा सा अगर इस तरफ आए, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, मैजिकल चीज। जो लास्ट टैंक के आगे दीवार के साथ एक्चुअली एक डिवाइस लगी हुई है जिसको PHE या प्लेट हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। ओके, और वो एक रूम जैसा जो दिख रहा है जिसमें ट्यूबलाइट्स येलो कलर की जल रही हैं, उसके अंदर एक कॉम्पैक्ट वाटर चिलर है। तो पार्लर से जैसे ही दूध गाय का निकला, वो पाइपलाइन में उस PHE के थ्रू जब पास होता है, पास होने के इमीडिएटली बाद उसका टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस रियल टाइम, 3-4 घंटे की तो नौबत ही नहीं है। तो PMC में गिरने से पहले ही वो उस टेम्परेचर पे आ इस बात से ये प्रूव हो जाता है कि जो यहाँ पे मिल्क क्वालिटी है वो कितनी हाई क्वालिटी का दूध है, एकदम प्रीमियम है। उसमें और मुझे लग रहा है बैक्टीरियल काउंट काफी मिनिमल होगा। मुझे लगता है ये तो एक तरह से यूरोपियन स्टैंडर्ड का दूध बना रहे हैं। बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड का है। आप यूरोपियन कह लो, अमेरिकन कह लो, या जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है जो वो रूल्स फॉलो करती हैं, ये उसी क्वालिटी का दूध है, क्योंकि दूध में बैक्टीरिया ग्रो होने का कोई चांस ही नहीं है। और आई थिंक अब ये समय आ गया है कि हमारे इस रीजन में, इंडिया हो या श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ के फार्मर्स को इस तरह का ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेके ही फार्म बनाने चाहिए, ताकि वो ग्लोबल क्वालिटी को बनाएं, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में कल को दूध का एक्सपोर्ट या प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करके और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकता है। इंटरेस्टिंग बात एक और ये है, जो मैं प्लेट हीट एक्सचेंजर की बात कर रहा हूँ, वो ना सिर्फ दूध को ठंडा कर रहा है, वो उस एट द सेम टाइम वो हीट ट्रांसफर कर रहा है पानी को गर्म करने के लिए। एग्जैक्टली। तो इनको जो गर्म पानी की जरूरत है, वो भी उसके लिए उनका एनर्जी बहुत बच रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका मतलब ये फिर वही बात जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी की हम कर रहे थे कि भाई इनका तो सेविंग की वजह से भी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम हुई और ROI जल्दी आ रहा है। यानी ये बात से तो मैं आपको मैं फिर वही पुरानी बात पे ले चलूं कि इन सब सिस्टम ऑटोमेशन और कंट्रोल की वजह से या सॉफ्टवेयर की मदद से, जो डेलप्रो जिसकी हम बात कर रहे थे, उसने इनको काफी हेल्प किया इनकी ROI को करीबन इन टाइम लाने में। वो क्या बात है। ये देखिए ये गेट बंद हो रहा है। हाँ, तो ये 20 की 20 गायें ये वापस जा रही हैं। हो सकता है इनमें से कोई एक आधी गाय आप देखोगे सीधा ना जाके लेफ्ट या राइट हो जाए, शायद, क्योंकि वो ये देखिए ये गेट बंद हुआ और वो गाय लेफ्ट, बाकी की गाय के लिए अब गेट खुल गया। कितनी लेबर बच गई। नहीं तो आप 800 गाय में से गाय को कैसे पकड़ेंगे, बताइए। ये ऑटोमेशन इनका इतना टाइम और पैसा बचा रही है। और ये हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं। हर बैच के बाद देखिए फ्लोर क्लीन हो रहा है, तो मिल्क की क्वालिटी हाइजीन पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो ये यहाँ से सही व्यू हमें मिला। मुझे लगता है यहाँ से व्यू लेने के बाद हम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये पार्लर क्यों इतना बढ़िया है और इस पार्लर के फ़ायदे क्यों ज़्यादा हैं। हर चीज़ इसमें, वो राइट साइड पे गेट खुला, अब देखिए वो 20 की 20 गायें एक साथ बाहर हो जाएंगी और फिर इनको कोई ऐसा नहीं है कि वेट करना पड़ेगा कि वो लाइन लगा के एक एक बाहर निकले। ये सीधा गेट सारे के सारे एक साथ नीचे हो जाएंगे और उसके बाद 20 गायें नई अंदर एंटर करेंगे। और आई थिंक अगर हम इस तरह से देखें और समझें तो करीबन 1 घंटे में ये 200 गायें तक मिल्किंग कर पाएंगे, और मुझे लगता है ये 4-5 घंटे में 1000 गायें मिल्किंग करके इस पूरे ऑपरेशनल
पूरे ऑपरेशन को काफी जल्दी और बड़े क्विक टाइम में ये कंप्लीट कर पाएंगे। और जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा, दूध उधर ठंडा हो चुका होगा, तो आप इसको सीधा प्रोडक्ट में या आगे टैंकर से ट्रांसपोर्ट करके अपने मिल्किंग प्लांट में भेज सकते हैं। जी जी, अब देखिए ये 20 गायें लेफ्ट साइड में एंटर होनी शुरू हो गई। अंदर है। तो आई थिंक इसमें टाइम की भी कोई वेस्टेज नहीं है, नहीं। तो जैसे ही गायें वो गई है, यस अगली बैच ने टेक ओवर कर लिया है यस। और काफी तेजी से ये दूध निकल रहा है। और मुझे लगता है इतने बड़े फार्म में ये पैरेलल पार्लर होना शायद मैंडेटरी है। मैंडेटरी है। मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे सोचना चाहिए 800 गाय या 1000 गाय के लिए, क्योंकि इससे नीचे से मेरा मतलब है कि अगर डिफरेंट मॉडल में जाते हैं जिसमें थ्रोपुट कम रहेगी, तो एक तो वो इतने हैवी ड्यूटी नहीं होंगे, उनके फ्रेम इतने हैवी ड्यूटी नहीं होंगे। दूसरा उनका ये अगर 1 घंटे में 40 मिल्किंग पॉइंट से अगर हम 200 गाय मिल्क कर पा रहे हैं, तो उसमें वो शायद 150 रह जाएंगे। तो ये जितना ये 5-6 घंटे में मिल्किंग कर लेते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अल्टीमेटली खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको नंबर ऑफ मिल्किंग पॉइंट बढ़ाने पड़ेंगे, पार्लर बड़ा लेना पड़ेगा अगर आप पार्लर टाइप पैरेलल ना लेके हेरिंगबोन में जाते हैं इतने हर्ड प्राइस के लिए। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात। और इसमें जगह की भी बचत है। अगर आप देखें लंबाई कम हो गई अगर हम हेरिंग। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, आई थिंक गायें बहुत कंफर्टेबल है, जो मैं फील कर पा रहा हूँ। हर गाय को अपनी इंडिविजुअल स्पेस है, दूसरी गाय के साथ वो टच भी नहीं हो रही। हेरिंगबोन में वो थोड़ी पैक होती हैं, तो वो भी एक प्रूवन सिस्टम है, हम उसको गलत नहीं कहते। एक कम बजट में वो सबसे बढ़िया सिस्टम है। हाँ, लेकिन जब आप वो- इतने बड़े प्रोजेक्ट हाँ, में सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ता है। और अब लॉन्ग टर्म जो गाय का कंफर्ट है वो होने की वजह से बहुत बढ़िया रिजल्ट्स